शिंदे जी के साथ के लोग हों। एक छोटा कार्यक्रम अभी फिलहाल रख रहे हैं, छोटा शपथ ग्रहण समारोह होगा, बाद में इसे विस्तार दिया जाएगा, तब हम एक बड़ा कार्यक्रम रख लेंगे। लेकिन फिलहाल एक छोटा कार्यक्रम है तो कार्यकर्ताओं को कम बुलाया गया, तो कृपया इस तरफ आप ध्यान न दें। और जिस तरह से शाम 7:30 बजे सीएम पद की शपथ लेंगे एकनाथ शिंदे को अगर देखें तो पार्टी से लंबे समय से नाराज चल रहे थे। उसके बाद सूरत के बाद गुवाहाटी के बाद गोवा, और अब तस्वीर आप समझिए कि ऑटो चालक से शिवसेना का कार्यकर्ता होना, पार्षद बनना 97 में, 2004 में विधायक ठाणे बनते हैं, 2009, 2014, 2019 में जीतते हैं, 2014 में शिवसेना के एक बड़े नेता के रूप में उभर कर सामने आते हैं। और अब शिवसेना के नेता होने के नाते ही वो पार्टी के अपनी बात अपने पार्टी फोरम पर रखते हैं। लेकिन उसके बाद क्या स्थिति होती है, ये लगातार कुछ दिनों से आप देख रहे हैं। हमारे साथ बंसल न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़े हुए हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार जय नागड़ा जी भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले शरद द्विवेदी जी, मैं स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आपसे पूछना भी चाहता हूं कि एकनाथ शिंदे और बड़ी ही खूबसूरती से, बड़े ही सम्मान के साथ नाम लेते हैं देवेंद्र फडणवीस और कहते हैं कि मैं सत्ता में नहीं रहूंगा। देखिए, इस पूरे मामले में बीजेपी और उनके लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जो हैं वो किंग मेकर जैसी भूमिका में उभरे हैं और बहुत मैच्योरिटी का परिचय दिया है। आमतौर पर क्योंकि ये बहुत ही वाइज डिसीजन इसलिए है कि अगर एकनाथ शिंदे उपेक्षित होते, क्योंकि ये मत भूलिए आपकी 40 शिवसेना के विधायकों को लेकर जाने का बाहर, चाहे पहले वो गुजरात गए हों सूरत या फिर उसके बाद गुवाहाटी में गए हों, उनको ले जाने का भरोसा पैदा किया एकनाथ शिंदे ने जी। तो एकनाथ शिंदे ही वो एलिमेंट हैं जिन्होंने उद्धव ठाकरे की सरकार को हिलाया ही नहीं बल्कि उसे गिराने में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी जो 40 शिवसेना के विधायक थे उनका भरोसा मुख्य तौर पर सिर्फ और सिर्फ एकनाथ शिंदे पर था। इसी तरह निर्दलीय और छोटी पार्टियों के जो 10 विधायक भी एकनाथ शिंदे के साथ आए, उनका भी भरोसा सिर्फ एकनाथ शिंदे पर था। यानी 106 और 50 का ये फिगर जो हमारे सामने है, यानी 106 भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो अब इस सरकार के साथ खड़े हैं और 50 विधायक, जैसा अभी एकनाथ शिंदे जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुंबई में बताया कि 40 शिवसेना के और 10 निर्दलीय और छोटी पार्टियों के विधायक उनके साथ हैं। तो ये जो आंकड़ा है 156 के करीब का, ये सरकार जो बन रही है, ये सरकार एकनाथ शिंदे की वजह से बन रही है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री बनने का मोह नहीं रखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और महाराष्ट्र में इस तरह की एक मैच्योरिटी, हालांकि अभी उनकी उम्र इतनी अधिक नहीं है कि वो त्याग के रास्ते पर चल निकलें, लेकिन ये बीजेपी का बहुत ही वाइज डिसीजन है, बहुत बुद्धिमानी से भरा हुआ फैसला है, क्योंकि अब बीजेपी इस पूरे मामले में किनारे ही खड़ी है। उसने सरकार जरूर गिराई है, लेकिन वो अगर सरकार में देवेंद्र फडणवीस उसका हिस्सा होते तो निश्चित तौर पर वो विपक्ष का भी निशाना बनते और कहीं ये बात भी कही जाती कि साहब बीजेपी का सत्ता मोह था, देखिए एकनाथ शिंदे को डिप्टी सीएम बना दिया और देवेंद्र फडणवीस जो है फिर मुख्यमंत्री बन गए। तो ये डिसीजन करके बीजेपी ने अगले इलेक्शन के लिए भी अपने को ओपन अप रखा है और ये बताया भी है कि सत्ता मोह नहीं, हिंदुत्व के कॉज के लिए, मूल उस एलिमेंट के लिए इस सरकार को समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। प्रमोद महाजन जी के न रहने पर, उनके निधन की वजह से, और बाद में गोपीनाथ शिंदे जो थे, गोपीनाथ मुंडे, उनके भी दुर्घटना में असामयिक निधन की वजह से एक वैक्यूम बना था जिसको नितिन गडकरी जी पूरा करते थे। लेकिन केंद्र में उनके जाने के बाद महाराष्ट्र में एक वैक्यूम बना था देवेंद्र फडणवीस की इस मैच्योर पॉलिटिक्स ने, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम का केंद्र बिंदु वही रहे हैं, ऐसा माना गया है। तो मुझे लगता है कि बीजेपी को महाराष्ट्र में जिस तरह के एक मंजे हुए राजनेता की जरूरत थी, शायद उनकी वो, शायद क्या बेचक उनकी वो तलाश अब पूरी होती हुई दिख रही है। विजय जी, वाकई, और वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, शायद वो भी इसी ओर इशारा करें, उसी ओर बातचीत करें। मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर कि लगातार कोशिश यही की जा रही थी कि जल्द से जल्द जो है वो सरकार बनाई जाए, लगातार आगे बढ़ा जाए, लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट जाना, सुप्रीम कोर्ट के बाद अगर आज को हम देखें, ये तमाम बातों को पीछे करते हुए आज के इस सिनारियो को हम देखें और तमाम बड़े बड़े जो राजनीतिक पंडित कहें या विश्लेषक कहें, ये बहुत कम लोग अंदाजा लगा पा रहे थे, 100 में से 2 होंगे कि शिंदे बन सकते हैं,
ये दोनों जी बीजेपी और मास्टर स्ट्रोक पे रहते हैं और जैसा शरद जी ने कहा बहुत परिपक्वता और दूरदृष्टि के साथ दिया गया निर्णय है और शायद ये प्रयोग वो मध्य प्रदेश में पहले कर सकती थी जो तिरालिस को यदि वो सीएम बनाती जी। तो शायद मुझे लगता है शायद आपकी आवाज साफ नहीं आ रही सर, मैं कोशिश पूरी करूंगा, टेक्निकल टीम उस चीज को ठीक करेगी, हम जल्दी वापस लौटेंगे आपके पास। लेकिन कुछ बंसल न्यूज सवाल उठा रहा है शरद जी, जरा इस पर भी हम गौर करें, इस पर भी हम बात करें कि एकनाथ शिंदे क्या शिवसेना का दावा करेंगे, अलग दल बनाने की क्या कोई नई प्रक्रिया है, उस पर आगे बढ़ेंगे, किसी दूसरे दल में वो शामिल हो सकते हैं, ऐसे कई सुलगते सवाल हैं फिलहाल तो, जिन पर जवाब मीडिया भी लेने की कोशिश करेगा और कम से कम फिलहाल शिवसेना से जो लोग यहाँ समर्थन कर रहे हैं, या ये कहें कि शिवसेना के उन लोगों को बीजेपी समर्थन कर रही है। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो यही है, ये बिल्कुल बंसल न्यूज़ के बहुत ही मौजूद और बहुत ही जो सबके जहन में है सवाल, निश्चित तौर पर शिवसेना मूल होने का दावा एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो शिवसेना के विधायक हैं वो करेंगे। अब ये अब निर्वाचन आयोग पर होगा कि वो क्या इसको शिवसेना शिंदे और शिवसेना उद्धव ठाकरे के रूप में मान्यता देता है, यानी ए और बी कर देता है नाम से, कि ये चलिए ये शिवसेना एकनाथ शिंदे हो गई और ये हो गई ठाकरे शिवसेना, या जिस भी रूप में होता है, या कोई मूल की बात होती है कि ये मूल शिवसेना है। तो ये एक निर्वाचन आयोग के पाले में ये गेंद चली गई है। जहां तक बात है दल बदलने की, तो मुझे लगता है कि ये कतई नहीं होने वाला है और शिवसेना को लेकर दावा जो है अब ये जोर पकड़ेगा। मतलब अगले चुनाव में मुख्य मसला यही होगा कि एकनाथ शिंदे ये कहेंगे कि ये असली शिवसेना है जो बाला साहब ठाकरे के सपनों को साकार करने वाली है। और मैं एक हाइपोथेटिकल बात अभी जो कह रहा हूं कि वो बात आगे जाकर अगर हो जाए तो राजनीति में कुछ भी हो सकता है। मुझे लगता है कि बीजेपी और एकनाथ शिंदे अब राज ठाकरे को जरूर कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इस सरकार से किसी भी तरीके से जोड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें एक ठाकरे चाहिए होगा अगले इलेक्शन में। और ये ठाकरे, राज ठाकरे, ये हम सब जानते हैं कि ऐसा मानने वालों की कमी नहीं थी जो ये मानते थे कि राज ठाकरे ज्यादा स्वाभाविक उत्तराधिकारी हैं बाला साहब ठाकरे के बाद उद्धव ठाकरे की जगह। तो मुझे लगता है ये चीज आगे बढ़ेगी। विजय जी, कुछ ग्राफिक्स हम चला रहे हैं, बीजेपी की इसके पीछे रणनीति क्या हो सकती है उस पर अगर हम बात करें शरद जी, तो एनसीपी और कांग्रेस को सत्ता से दूर रखना, या शिवसेना के अंदर से एक आवाज, और शिवसेना ए और बी की आप जो बात कर रहे हैं वो केवल एक ही हो, ए बी ना रहे। राज ठाकरे की आप जिस तरह से बात कर रहे हैं, क्या उनको समीप लाना है या उनके पास जाना है या उनको पास बुलाना है। और दूसरा सवाल ये कि जो पवार गेम है, हमेशा से कहीं ना कहीं यहाँ महाराष्ट्र की सत्ता में शरद पवार एक ऐसा राजनीतिक चाणक्य कहें उनको कि वो अपनी बुद्धि से या राजनीतिक कला कौशल से कहीं ना कहीं अपने आप को फिट करते हैं। तो पवार को पूरी तरह से मानसिक राजनीतिक तौर पर यहाँ बहुत बड़ी चोट पहुंचा जाए, अगला वो कोई गेम ना करें, कम से कम ये बीजेपी की जरूर कोशिश इसी माध्यम से होगी। देखिए, पवार एक ऐसे राजनेता हैं जो कभी हार नहीं मानते हैं, ना वो मानेंगे। लेकिन बीजेपी ने अब कहीं दरार की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं छोड़ी है। ये सवाल हम सबके जहन में था कि अगर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बनते हैं तो दरारें बनी रहेंगी जी, क्योंकि एकनाथ शिंदे और उनके भरोसे जिस तरह से ये विधायक, शिवसेना के 40 विधायक और 10 अन्य विधायक निर्दलीय और छोटी पार्टियों के उनके साथ आए हैं, उनके मन में कहीं ये बात रहेगी कि हमने जिस नेता पर भरोसा जताया वो मुख्यमंत्री नहीं है और वो सरकार में नंबर 2 है। उसका फायदा शरद पवार जरूर उठा सकते थे। जी, ये तस्वीरें कुछ मिल रही है सर, जरा ये देखते हैं हम। ये राजभवन की तस्वीरें हैं, यानी कि तैयारी पूरी है और पहले एक छोटा सा शपथ ग्रहण समारोह होगा जिसमें सीएम पद की शपथ लेने की बात कही जा रही है एकनाथ शिंदे की। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं और शाम 7 बजे वो कार्यक्रम रखा गया है, हालांकि बहुत ज़्यादा समय नहीं है शरद जी। बिल्कुल, लेकिन ये जिस तरह से अभी तैयारी और नेता बैठे हुए दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि कहीं प्रीपोन्ड होने की भी तो कोई संभावना नहीं दिख रही है, क्योंकि बहुत जल्दी इसको लेकर आगे बढ़ने की कोशिश है। हालांकि 7 साढ़े 7 बजे का समय जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने सुना वो उसी समय का
हमने जिक्र सुना है, लेकिन जिस तरह से यहाँ न सिर्फ तैयारी हो गई है बल्कि कुर्सियों पर कुछ दर्शक भी हमें बैठे हुए नज़र आए हैं जो पॉलिटिकल पार्टी के ही मेहमान लग रहे हैं। तो हो सकता है कि कुछ पहले भी अगर ये घट जाए तो कोई आश्चर्य ना हो। बहरहाल ये एक बात की बात है, लेकिन इतना ज़रूर है कि शिवसेना जो है वो एक ही शिवसेना को लेकर अब दोनों तरफ से दावे होंगे और अगले चुनाव में यही दो शिवसेना अपने वास्तविक स्वरूप का दावा करते हुए मैदान में उतरेंगे। लेकिन जाहिर तौर पर आपको याद होगा कि पिछले चुनाव में शिवसेना और बीजेपी के बीच में तालमेल सीटों को लेकर नहीं हो पाया था जी। और यही एक बड़ा कारण था जिसकी खटास दोनों के ही मन में थी और उद्धव ठाकरे के मन में तो इतनी थी कि उन्होंने बीजेपी से ही किनारा कर लिया, जो कि एनडीए का यानी बीजेपी के सबसे पुराने घटक दलों में शिवसेना सबसे पुराना साथी है। जब भारतीय जनता पार्टी के साथ कोई भी तैयार नहीं होता था आने के लिए, उस समय से शिवसेना बीजेपी के साथ खड़ा होता था। तो ये बात न सिर्फ बीजेपी को खटकी थी बल्कि शिवसेना को भी खटकी थी। लेकिन शिवसेना से अलग होकर उद्धव ठाकरे ने, बीजेपी से अलग होकर जिस तरह से ठाकरे जी ने, उद्धव ठाकरे ने सरकार बनाई, उसको लेकर एक असुरक्षा मन में शिवसेना के विधायकों के मन में रही, क्योंकि ये माना गया कि हिंदुत्व का जो चरित्र, आक्रामक हिंदुत्व को लेकर जो बाला साहब ठाकरे का दर्शन रहा राजनीतिक, उससे हम अलग चले गए, क्योंकि इसमें कांग्रेस और एनसीपी दोनों शामिल हैं। क्योंकि इसके पहले महाराष्ट्र में जो सरकारें बनती रही हैं वो एनसीपी, कांग्रेस, निर्दलीय और छोटे दलों के सहयोग से बनती रही हैं। लेकिन शिवसेना का इसमें शामिल होना और शिवसेना के मुख्यमंत्री का होना एक बड़ा ही अप्रत्याशित राजनीतिक घटनाक्रम था। तो मुझे लगता है कि अगली लड़ाई बहुत दिलचस्प होगी और इसमें बड़ी बेनिफिशियरी जो है वो बीजेपी हो सकती है। वाकई। और एक तस्वीर ये भी आपने देखी होगी सर कि अगर हम कुछ पुराने समय की हम बात करें तो सोशल मीडिया में लगातार बाल ठाकरे जी की कुछ क्लिप्स आ रही हैं। लगातार वो जब से शिंदे बागी हुए, या ये कहें कि जब से वो अपनी बात लेकर आगे बढ़े, क्योंकि जिस तरह से फडणवीस ने कहा है कि वो बागी नहीं कहूँगा मैं उनको, वो अपनी आवाज़ बुलंद करते हुए आगे बढ़े। अब ऐसे में बाल ठाकरे जी की कुछ क्लिप्स लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। उसमें ये कहा गया कि हम कांग्रेस के साथ क्यों जाएंगे, हम एनसीपी के साथ क्यों जाएंगे, हम जिनको लगातार चुनाव में जिनके हम खिलाफ लड़ते हैं, जिनके हम खिलाफ बोलते हैं, हम उनके साथ कैसे खड़े रहेंगे, फिर जनता के पास जाएंगे तो वो हमें वोट क्यों देगी। वो क्लिप्स लगातार चलती रही और कुछ समय से जो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व का जो मुद्दा चल रहा है उसे भी मजबूत करते हुए, बनाते हुए आगे रखना था। और शिंदे पर जो भरोसा जताया है, इसके पीछे की जो मूल कहानी है, जिस तरह आपने कहा कि एक नया हीरो मिल गया है, बॉलीवुड जिस तरह से मुंबई में है, लेकिन बीजेपी को वहाँ एक नया हीरो मिल गया है। तो क्या ये लंबे समय के लिए है या फिर अभी सिर्फ शिवसेना के आगे देखी जाएगी कि सिंबल किधर जाएगा, पार्टी किधर जाएगी? देखिए, बहुत सारे सवालों के जवाब भविष्य के गर्भ में ही होते हैं। जिस तरह से मेरे या आपके लिए कहा जाए कि 5 साल बाद हम कहाँ होंगे, तो इसका जवाब 5 साल बाद ही मिलेगा। उसी तरह अगले चुनाव के पहले इन सारे सवालों के जवाब हमें नहीं मिल सकते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें अभी उभर कर सामने आई हैं, वो सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि देवेंद्र फडणवीस एक माहिर रणनीतिकार के तौर पर महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए उभरे हैं। ये सारी पटकथा जो लिखी है एकनाथ शिंदे के साथ, इसमें सबसे प्रमुख आर्किटेक्ट, इस पटकथा के सबसे प्रमुख लेखक के तौर पर देवेंद्र फडणवीस का नाम बहुत साफ तौर पर उभरा है। और जिस तरह से बहुत सहज भाव से अभी हमने उनको देखा, इस 51 वर्षीय राजनेता को हमने जिस संतोष के साथ एकनाथ शिंदे के बगल बैठे हुए हमने देखा है, वो ये बताता है कि राजनीति की राहें उसमें कदम दर कदम आगे बढ़ते हुए, आपको याद होगा ज़्यादा वक्त अभी नहीं बीता है जब रात में शपथ लेने के बाद 80 घंटे बाद ही मुख्यमंत्री पद छोड़ने की वजह से इन्हीं देवेंद्र फडणवीस की आलोचना पूरे देश में अलग अलग सेक्शंस में हुई थी। और ये कहा गया कि बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस जी को बड़ी जल्दबाजी थी मुख्यमंत्री पद संभालने की। लेकिन इन्हीं फडणवीस साहब ने 2.5 साल बाद उन्होंने एक बड़ा, उसी समय विधानसभा में एक शेर कहा था उन्होंने कि मैं समंदर हूँ, मेरे किनारे मैं लौट कर आऊँगा, मेरे घर जिन्होंने मेरे किनारे पर घर बनाए हैं उन्हें मैं बता दूं कि मैं लौट कर आऊँगा। वो लौट के आए हैं
बदले अंदाज में आए हैं। जय नागला जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय, एक रिएक्शन उनका भी हम लेते हैं। जय जी, क्या कहेंगे पूरे घटनाक्रम पर, किस तरह देखते हैं आप? शरद जी, निश्चित रूप से ये बहुत चौंकाने वाला निर्णय है और इसको बीजेपी का हम मास्टर कह सकते हैं। और मुझे लगा है कि बीजेपी की यदि हम राजनीति की बात करें तो उसमें जो मैं एक बदलाव देख रहा हूँ कि जो कभी रामायण काल से चल करके वो महाभारत काल, जहाँ पे राम के आदर्श थे, वहां पे श्री कृष्ण की कूटनीति कई काम करने लगी और जिस तरह से उन्होंने ताना बाना बुना और एक सरकार पर फिर अपना एक काबिज हुई, डायरेक्टली नहीं लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से। अब इसमें कोई दो राय नहीं है कि महाराष्ट्र में जो किंग मेकर की भूमिका में बीजेपी है। वो चेहरा जरूर एकनाथ शिंदे होंगे, लेकिन सरकार में तो निश्चित रूप से बीजेपी का ही पूरा कंट्रोल होगा और इस तरह की राजनीति है, नए तरह के प्रयोग को दिखा रही है। जी बिल्कुल जी। विजय, और हमारे साथ डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, बीजेपी के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। साथ ही साथ योगेंद्र यादव जी भी हमारे साथ हैं। सर, आप सवाल ले सकते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, देवेंद्र फडणवीस के तौर पर एक मैच्योर पॉलिटिशियन महाराष्ट्र में जिसकी ज़रूरत थी, हम बात कर रहे थे कि प्रमोद महाजन जी और उसके बाद गोपीनाथ मुंडे जी के न रहने पर और केंद्र की राजनीति में गडकरी साहब के सक्रिय होने की वजह से महाराष्ट्र देश की राजनीति का एक बहुत बड़ा केंद्र है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेट है देश की राजनीति का, उत्तर प्रदेश की तरह। तो आप मानते हैं देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी का ये कदम कि देवेंद्र फडणवीस सरकार का भी हिस्सा नहीं होंगे, एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाकर काफी हद तक एक बहुत ही चतुर पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी, क्या कहेंगे सर? मैं शरद जी आपकी भावनाओं का सम्मान करता हूं, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि हमने व्यक्ति केंद्रित राजनीति को प्राथमिकता नहीं दी है। मैं बहुत विनम्रता से आपके विचार प्रभाव को थोड़ा सा और ब्रॉडन करना चाहूंगा कि सारी जो आप कवायद देख रहे हैं वो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा जी, इनके मार्गदर्शन में पूरी की गई है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन हम लोगों को नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बेहद स्पष्ट संकेत दिया है कि हम सबसे बड़ा दल है साहब, 106 के साथ में 56 सीटें लेकर शिवसेना हमारे साथ थी, हम लोग प्री पोल अलायंस के साथ जी, और ये करते हुए हमको सरकार बनाना था और मुख्यमंत्री भी हमारा बनना था, ये भी तय था क्योंकि संयुक्त रूप से तय हुआ था, देवेंद्र जी शपथ लेंगे। लेकिन उसके बाद उद्धव ठाकरे जी का मन बदला और सारा घटनाक्रम हुआ जिसको हमने देखा। उसके बाद भी 2 साल की आपने सरकार भी देखी कि किस प्रकार भ्रमित सरकार चली। परमवीर का विषय हो गया, फिर जिलेटिन की छड़े पकड़ी गई, ट्रक का कांड हो गया, आदित्य ठाकरे, सब आपने पूरे सब कंगना रनावत तो सारे विषयों को 2 साल देखा जी। अब ऐसे समय महाराष्ट्र की 2 जरूरतें बहुत प्रथम थी। पहली चीज, जो ये 40-45 लोग निकल कर आए, इनकी अस्मिता पर खरोच नहीं आना चाहिए। सब सरकार में थे शरद जी, सभी मंत्रीगण थे जी, तो इतनी बड़ी मात्रा में वहां मुट्ठी भर भी नहीं बचे हैं। जब वो कह रहे हैं कि हम बाला साहब देवरस जी के, बाला साहब ठाकरे जी की हिंदुत्व को मानते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसको ठोस सपोर्ट देना, तो ठोस सपोर्ट देने के लिए उनको नेतृत्व का भी अवसर देना। क्या शिंदे और शिंदे परिवार को, या हम कह सकते हैं शिंदे समुदाय को, क्या हम नेतृत्व का अवसर नहीं दे सकते वहां पर? चलिए आप इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं, एक बड़ा बिल्कुल काम किया है, बिल्कुल। और एक अंतिम बात सर मैं कहना चाहता हूँ जी, देखिए बार बार यदि आप सोचिए, आज देवेंद्र जी यदि शपथ ले रहे होते तो हमको कांग्रेस क्या कहती है, सत्ता लोलुप है, इनको सत्ता चाहिए, तो भाई हमने ये अवसर भी नहीं दिया कि नहीं, हम महाराष्ट्र को प्रथम अवसर दे रहे हैं। तो महाराष्ट्र और महाराष्ट्र की अस्मिता और स्थिरता को पहले अवसर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े दल होने के बावजूद भी दिया है। चलिए, मैं बने रहिए आप, मैं एक और सवाल लूंगा आप दोनों से। पहले योगेश जी अपनी पारी का इंतजार कर रहे हैं, सीनियर लीडर कांग्रेस के, सेवा दल के पूर्व अध्यक्ष प्रदेश के। योगेश जी, किस तरह से देखते हैं आप, मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का, एक मैसेजिंग देने की कोशिश है जैसा डॉक्टर साहब भी दावा कर रहे हैं, उसको आप ठीक है राजनीतिक चातुर्य के नज़रिए से देखें या आप उसको ये कहें कि बीजेपी ने खुद को पीछे रखा है, किस तरह से कांग्रेस की क्या प्रतिक्रिया है? जी देखिए शरद जी,
खिलाड़ी वो होता है जो 2 कदम पीछे चलकर फिर तेज दौड़ता है। ये दीर्घकालीन भारतीय जनता पार्टी का सोच है। उन्होंने जिस तरीके से जिसको कहा है कि अब चुनाव के 6 महीने पहले रायता ढोला जाएगा या कब ढोला जाएगा, लेकिन जब भी रायता ढुलेगा तो शिवसेना का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। क्योंकि शिवसेना के अस्तित्व के प्रश्न चिन्ह पर यदि देखे जाए तो अभी उद्धव ठाकरे जी को बहुत ज्यादा लाभ मिलने वाला था, और निश्चय ही उनका जो एक सुदर्शन व्यक्तित्व सामने आया, एक भावुकता सामने आई है, उसके कारण आम जो शिवसेना का कार्यकर्ता था वो शिवसेना के साथ ही था। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं से एक नाथ जी की जो शिवसेना वो प्लास्टिक की शिवसेना नजर आ रही थी, जो कभी भी चटक सकती थी। उस दृष्टिकोण को रखते हुए भारतीय जनता पार्टी ने जो मोहरे जो चला है वो मोहरा इस बात को लेकर चला है कि हमें शिवसेना के अस्तित्व को समाप्त करने के लिए करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं से महाराष्ट्र के बारे में जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि महाराष्ट्र के वैभव या महाराष्ट्र की महानता के संदर्भ में इसके पीछे का नहीं है। लॉजिक बहुत सारे हैं। राष्ट्रपति इलेक्शन है, उसके बाद अपने अस्तित्व का मामला है, शिवसेना के साथ जुड़े हुए सांसदों का मैटर है। तो इस हिसाब से इन्होंने मूल रूप से मूल तत्व के रूप में अभी एकनाथ के शिवसेना को मान्यता प्रदान करने के लिए इस तरीके की चाल की है। लेकिन उसके साथ ही साथ एक बात तो जरूर सामने आई है कि इस जिसको कहते हैं ना कि एक प्यादे से दूसरे प्यादे को गिराना, 2 सिंधे एक साथ नहीं हो सकते। आप इसका परिणाम मध्य प्रदेश में भी आएगा। अब 2 सिंधे मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। एक सिंधे मुख्यमंत्री बन गए तो जो दूसरे सिंधे मध्य प्रदेश का जो वेटिंग इन सीएम थे वो गए काम से। तो अब ये एक भी संदेश में बहुत बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं आपके सामने, इस पर भी चिंतन होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं से ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को रोका भी गया है, और ये सब दीर्घकालीन अवस्थाओं को देखकर, व्यवस्थाओं को देखकर इसमें निश्चय ही भारतीय जनता पार्टी का चातुर्य नजर आया है। लेकिन जो जनमानस की जो अवधारणाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, वो अपने आप में स्पष्ट कर देती है। चाहे भारतीय जनता पार्टी कितनी भी चालाकियों का खेल खेले, लेकिन अंततः कहीं ना कहीं से मतदाता जरूर इन चीजों को देख रहा है। डॉक्टर वाजपेयी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो फैसला हुआ है इसमें बीजेपी का ये तो बहुत एज रहा है कि वो ठाकरे जो बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं, उद्धव ठाकरे, वो किनारे हुए हैं। और इसी के साथ अब आगे जाके कई प्रश्न भी खड़े होंगे कि शिवसेना मूल कौन सी है। क्या एकनाथ शिंदे वाली, क्योंकि ये निर्वाचन आयोग के पाले में गेंद जब जाएगी, और जाएगी ही निश्चित तौर पर, क्योंकि अगले चुनाव का महाराष्ट्र के ये बड़ा मसला होगा कि कौन सी शिवसेना जो है वो वास्तविक शिवसेना है। अभी दावा ये है कि हिंदुत्व के साथ खड़ी शिवसेना एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना है। तो क्या बीजेपी ने बहुत चतुराई से उन उद्धव ठाकरे को, जिन्होंने शायद बीजेपी को भी ठेस पहुंचाई थी, सबसे पुराना घटक दल होने के बाद भी बीजेपी के साथ सरकार न बनाकर उसके प्रतिद्वंदी राजनीतिक दलों से हाथ मिलाया था, तो ये तो आप मानेंगे कि उन्हीं उद्धव ठाकरे को मैं ये नहीं कहूंगा कोई असम्मानजनक शब्द, लेकिन उनको किनारे तो कर दिया बीजेपी ने। देखिए वो खुद हो गए शरद जी। देखिए बाला साहब ठाकरे का सिद्धांत था कि वो, आप सोचिए, कभी दाऊद के सहयोगियों के साथ बैठ सकते क्या? कभी आपने सोचा है? मतलब कभी कल्पना की जा सकती है? आप लोगों ने तो उस दौर की पत्रकारिता को किया, आपने नागड़ा साहब ने था कि दाऊद और बाला साहब कभी एक थाली में दिख सकते थे क्या? संभव ही नहीं था। आप सोचिए उनकी औलादों ने कर डाला। तो ये वो जेल में है नवाज साहब अभी। तो देखिए साहब क्या होता है। फिर उसके बाद आप आ जाइए, कांग्रेस और शिवसेना नहीं हो सकते थे, आपको ध्यान हो ये बात। वो पूरी लड़ाई लड़ी कामगार सेना ने साहब, जो शिवसेना की रही है। तो उन्होंने कांग्रेस के, दाऊद के, मुंबई का जो पूरा विषय था, हिंदुत्व का कार्ड दिया ही इसीलिए क्योंकि जो दाऊद का पूरा वहां पे आतंक था, उससे लड़ने में बाला साहब ने बहुत बड़ा रोल अदा किया शिवसेना ने। तो जब आप उन सिद्धांतों से ही हट गए, तो मैं नहीं मानता कि आदित्य ठाकरे या उद्धव ठाकरे जी बाला साहब ठाकरे जी की जो शिवसेना थी उसका वैचारिक रूप से प्रतिनिधित्व कर सकते। पारिवारिक करते होंगे नो डाउट। तो इसीलिए वैचारिक रूप से प्रतिनिधित्व करने वाले सभी नेता एक तरफ आए और ये अकेले बढ़ गए। कांग्रेस में भी तो यही हुआ। शरद पवार और ममता बनर्जी ये सब कांग्रेसमैन थे, क्यों हटे ये कांग्रेस से? अच्छा बताइए। इसीलिए हटे थे ना कि उनको लगता था ये कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं है। तो इन्होंने अपनी एक ने एनसीपी बना ली, एक ने तृणमूल कांग्रेस बना ली, सब हटते चले गए। अकेले मुट्ठी भर वही गांधी परिवार, ठाकरे परिवार, यादव परिवार, फिर दूसरा यादव परिवार बिहार में, ये सब परिवार बच जाते हैं।
तो ये होता है जब आप पारिवारिक दल तो क्या मैं ये मानूं, आप कह रहे हैं कि ठाकरे परिवार की छत्र छाया से निकालने की कोशिश है क्या ये? देखिए, शिवसेना अब मराठाओं की तरफ एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में अपने वैचारिक आधार के साथ फिर बढ़ चुकी है। मेरी लाइन को महत्वपूर्ण मानिए, मैं कांग्रेस के ट्रैप में बिना आए इस लाइन को कह रहा हूँ। पूरे सर महाराष्ट्र में शिंदे एक वॉरियर क्लास है, मराठा एक वॉरियर क्लास है, जिन्होंने अच्छे आक्रांताओं के दांत खट्टे कर दिए थे और बाला साहब उसको रिप्रेजेंट करते थे। और मैं बहुत खुश हूँ इस बात को लेकर कि भारतीय जनता पार्टी ने उस क्लान के व्यक्ति के हाथ में महाराष्ट्र का ध्वज दिया है, जबकि हम बन सकते थे। हम 106 की संख्या में थे, हमारा प्री पोल अलायंस में तय था कि मुख्यमंत्री हमारा बनेगा, सब कुछ तय था चरण जी। लेकिन उसके बाद भी दिया है तो एक मजबूत संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज के भारत को, 18 राज्यों में हमारी सरकार है साहब, तो आप समझिए तो सही कि मोदी जी, अमित जी क्या कहना चाहते हैं कि हमारे लिए एक राज्य का मुख्यमंत्री हो जाना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अब ये फिगर 19 हो गया होगा, 19 होने जा रहा है डॉक्टर साहब, ये फिगर अब 19 होने जा रहा है? नहीं, 18वां है साहब। अच्छा, 18वां, इसको शामिल करके ही आप बता रहे हैं। चलिए, इंशाल्लाह आप आगे दुआएं जारी रखिए। योगेश जी, ये अपनी गिनती बढ़ाकर 18 की तरफ आ गए हैं और आपके पास अब विशुद्ध रूप से भागीदारी वाले 2 ही राज्य मुझे लगता है, छत्तीसगढ़ और राजस्थान शेष रहते हैं। और गठबंधन का जहाँ तक मेरी बुद्धि जाती है, एक महत्वपूर्ण राज्य था महाराष्ट्र, जहाँ गठबंधन की सरकार का आप हिस्सा थे। तो अब 2 राज्यों तक सिमट गई है कांग्रेस, लेकिन आगे के लिए संभावनाएं हमेशा खुली हैं और कांग्रेस पूरा जोर लगा ही रही है। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, ये कोई वैचारिक गठबंधन नहीं, ये स्पष्ट रूप से अवसरवादिता का गठबंधन है और जिसको प्रतीक्षा के साथ देखा जा रहा है। कभी कभी क्या एक वेट किया जाए और उसके बाद अपना दांव चला जाए। निश्चित ही आपको मेरी बात आप भविष्यवाणी के रूप में ले लें तो 1.5-2 साल में यह बात स्पष्ट हो जाएगी कि भारतीय जनता पार्टी ने इसमें अपना शुभ शगुन कहाँ ढूंढा है और बहुत तरीके से ढूंढा गया है। जैसा कि कहा है, ये बात सही है कि शिवसेना के अस्तित्व को समाप्त करने का ये पूरा का पूरा खेल है, क्योंकि आप जानते हैं कि अच्छी तरह उद्धव जी के साथ जो शिवसेना की प्योरिटी जुड़ी हुई थी, जिसको परिष्कृत रूप से शिवसेना कहा जा रहा था और कार्यकर्ताओं को सामना करने की हिम्मत शिवसैनिकों के सामने अभी जो बागी विधायक थे वो अपने घर पहुंचने लायक नहीं बचे थे। जिस तरीके का वहां का जो उन्माद जो छा रहा था, तो कहीं ना कहीं से ये वेटेज देकर इस मामले को टर्न करने की कोशिश की कि असली शिवसेना उद्धव ये अपने एकनाथ जी के साथ है। लेकिन कहीं ना कहीं ये मैसेज जनता के बीच में गया है कि अवसरवादिता की चाल और जिस तरीके से ये पैकेज तैयार करके एक सरकार को ध्वस्त किया है, तो मराठा वैभव की जहां तक बात है और मराठा अस्मिता की बातचीत है, तो मराठा अस्मिता और वैभव तो आप निश्चित जानते हैं कि बाल ठाकरे जी के साथ था और ये बात सामने आएगी, परिणाम के रूप में सामने आएगी। क्योंकि आप ये भी मानकर चलिए कि जो कुछ भी चला है तो पवार जो है, शरद पवार, वो चूके वे मराठा नहीं है, उनकी भी अपनी एक अस्तित्व है, उनका किसान अस्तित्व है, मराठा अस्तित्व है, शेतकरी अस्तित्व है। तो बहुत सारे अभी फैक्टर हैं। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी ने जो चाल चली है वो इस बात को लेकर चली कि शिवसेना जड़मूल नष्ट हो जाए, लेकिन इसकी संभावनाएं मुझे बहुत कम नजर आती है, क्योंकि अब चैतन्यता प्राप्त होगी। क्योंकि आप ये मानकर चलिए कि कोई बहुत जल्दी एकनाथ जी को मान्यता प्राप्त नहीं होने वाली वहां पर। भारतीय जनता पार्टी के रूप में कि आप सरकार चला रहे हैं तो आप ही हमारी शिव सैनिक और हम आपके शिव सैनिक हो गए, ये देखिएगा आप। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं कि राज ठाकरे को मान्यता शिवसेना के रूप में नहीं मिल पाई थी, उन्होंने अलग से पार्टी बनाई, वो अंततः घर पर बैठे। यही हर्षद एकनाथ का होने वाला है। चलिए, मैं बहुत शुक्रिया करता हूं आप दोनों राजनेताओं का। तो बड़ा आरोप कांग्रेस का ये भी है कि बीजेपी ने शिवसेना में ये 2 फाड़ को जन्म दिया है और कांग्रेस का यह भी आरोप है कि ऐसा करके बीजेपी शिवसेना को महाराष्ट्र में पीछे धकेलना चाहती है और इसमें अपने इस मकसद को लेकर ये भी आरोप है कांग्रेस का कि वो आगे बढ़ी है। दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि हमने सत्ता लिप्सा से खुद को दूर रखा है। मूल्य आधारित राजनीति जो नरेंद्र मोदी जी और जेपी नड्डा जी, अमित शाह जी, बीजेपी जिसके लिए पहचानी जाती है, ऐसा बीजेपी का दावा है। बीजेपी उसी को लेकर आगे बढ़ी है और यही वजह है कि महाराष्ट्र में उसने
उस एकनाथ शिंदे साहब को आगे किया है जो हिंदुत्व की मूल धारा में जो शिवसेना की विचारधारा का एक अहम हिस्सा रहा है, उससे जुड़े रहे। जय जी, इस पर आप क्या कहेंगे? जो कांग्रेस का आरोप है कि शिवसेना को एक तरह से एक बड़ी करारी चोट पहुंचाई है, क्योंकि महाराष्ट्र में उसके सत्ता विजय में पिछले विधानसभा चुनाव में शिवसेना ही जाने अनजाने में एक बड़ी बाधा बन गई थी। शरद जी, निश्चित रूप से शिवसेना को बड़ा आघात पहुंचा है इस घटना की बात है, लेकिन आज वो मुख्यमंत्री जरूर एकनाथ जी बन गए, लेकिन ये बात निश्चित रूप से वहां से जो आ रहा है कि संगठन आज भी कोई पकड़ है तो नागरिक की है, तो अगली चुनौती संगठन के स्तर पर, यदि आपका संगठन नहीं है तो कुछ विधायकों को लेकर के आप कितने दिन इस सत्ता में, तो मुझे लगता है कि ये जो अस्थिरता है शायद ये भी एक बीजेपी को आभास होगा कि इस स्थिति में हम, तो इसलिए शायद उन्होंने ज्यादा, ये भी कह सकते हैं कि ज्यादा सेफ गेम खेलने के लिए उन्होंने एकनाथ जी को आगे किया, और अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में, और जब बीजेपी को लगेगा कि वो पूरी बहुमत के साथ आएगी, तब वो निश्चित वापस बीजेपी या बीजेपी का चेहरा वापस। जय जी, आपकी आवाज़ में थोड़ा इशू लगातार बना हुआ है, हम आपको ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं। बहरहाल हम फिर कोशिश करेंगे एक और अटेम्प्ट लेने के लिए कि आपका और बेहतर हो सके, और हम कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर तरीके से सुन पाएं। विजय, मैं लौट रहा हूं आपको। देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया के सामने कुछ कहा है, बयान दिया है, जरा उसको एक बार सुन लेते हैं। एकनाथ शिंदे जी के साथ शिवसेना जो है, शिवसेना के नेता के रूप में आज उन्होंने मुख्यमंत्री पद के लिए अपना क्लेम माननीय राज्यपाल जी को दिया। भारतीय जनता पार्टी के हमारे गुट ने उनको पूरा समर्थन दिया। हमारे 106 और उसके साथ साथ उनके साथ और हमारे साथ जो इंडिपेंडेंट्स और छोटी पार्टियां हैं, इन सभी के समर्थन का पत्र आज हमने सौंपा है, और गवर्नर साहब ने श्री एकनाथ शिंदे जी को 7:30 बजे शपथ के लिए न्योता दिया है। आज केवल एक ही शपथ होगी श्री एकनाथ शिंदे जी की, और फिर हम लोग सारी कार्रवाई करके उसका एक्सपांशन करेंगे। एक्सपांशन के समय शिवसेना के जो विधायक उनके साथ है, कुछ इंडिपेंडेंट्स है, हमारे 106 विधायक हैं, इनमें से जो ज्येष्ठ वरिष्ठ लोग हैं जो हमारी पार्टी तय करेगी या उनकी पार्टी तय करेगी, ऐसे लोगों को मौका दिया जाएगा। चलिए, शिंदे का जरा सफर देखते हैं कि आखिर एक राजनीतिक करियर कैसा रहा उनका। 2022 में अपने समर्थकों और विधायकों के साथ बगावत कर दी थी 22 में। 1980 में आनंद दीघे से प्रभावित होकर शिवसेना में आए। 1997 में पहली बार ठाणे म्यूनिसिपल के कॉर्पोरेटर चुने गए। 2001 में ठाणे म्यूनिसिपल में सदन के नेता चुने गए। 2004 में ठाणे के ऊपर पाचपाखाड़ी सीट से पहली बार विधायक बने। 2005 में शिवसेना के ठाणे जिला प्रमुख बनाए गए। 2014 में महाराष्ट्र विधानसभा में पहली बार विपक्ष के नेता चुने गए। 2018 में शिवसेना पार्टी के नेता चुने गए। 2019 में चौथी बार विधायक चुने गए। तो 2022 में अपने समर्थकों और विधायकों के साथ बगावत कर दी। और जहां तक मैं अगर सही हूं तो शरद जी, अपने जीवन में जो भी चुनाव लड़ा है शिंदे ने, वो एक भी चुनाव नहीं आ रहे। तो एकनाथ शिंदे फिलहाल जो भी, चाहे वो पार्षद से लेकर विधायक तक का सफर हो, उन्होंने एक भी चुनाव नहीं आ रहा है। देखिए, ये वही एकनाथ शिंदे हैं जो कभी ठाणे में ऑटो चलाते थे। वो एक ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जो बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड जिसको हम बोलते हैं, एक बहुत ही सामान्य से भी नीचे के एक परिवार से वो आते हैं, जहाँ रोजी रोटी की जंग होती है, जहाँ पर आपको जीवन की उन सारी चुनौतियों से, यानी आप सोच सकते हैं कि एक ऑटो चलाने वाले व्यक्ति से अपने जीवन आजीविका के संघर्ष को आरंभ करके ये व्यक्ति आज महाराष्ट्र, जो कि देश का सर्वश्रेष्ठ
अगर आप फाइनेंसेस की बात करिए, जिसकी कैपिटल जो है वो कुबेर की कैपिटल कहलाती है, मुंबई, जो देश की आर्थिक राजधानी है, आज वो उस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। जैसा हम अभी दिखा रहे थे कि वो दिघे जी के संपर्क में आए, उनके सबसे पहले राजनीतिक गुरु जो ठाणे के बहुत ही ताकतवर शिवसेना के लीडर होते थे, उनके संपर्क में आए। 97 में उन्होंने पार्षद का चुनाव जीता और उसके बाद पीछे मुड़कर एकनाथ शिंदे जी ने देखा नहीं। एक बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम भी हुआ। उनकी 3 संतानें रहीं, जिसमें 2 संतानें उनके सामने ही, जहाँ तक मुझे याद है, एक बेटी और एक बेटा, उन्हीं के सामने डूबने से उनकी मृत्यु हो गई थी। और ये एक ऐसा दौर था कि जब यही एकनाथ शिंदे अवसाद में और दुख में डूब गए थे और राजनीति को भी वो पीछे छोड़ने की बात कर रहे थे कि अब मैं राजनीति भी नहीं करूँगा। लेकिन एकनाथ शिंदे मजबूत मन के व्यक्ति हैं। आप समझ सकते हैं कि एक बहुत हम्बल बैकग्राउंड से और अपने ही सामने अपने बेटे और बेटी को काल के गाल में समाते हुए देखने के बाद भी ये व्यक्ति अपने टूटे हुए मन को फिर एक करने की कोशिश करता है और फिर खड़ा होता है और आगे बढ़ने की कोशिश करता है। और आगे बढ़कर आज वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के पद तक पहुंचे हैं। जय जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जय जी, हम बात कर रहे थे एकनाथ शिंदे जी के व्यक्तित्व की। कभी ठाणे में ये ऑटो चलाते थे, अपनी 2 संतानों की बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम में डूबने से हुई मृत्यु को देखा भी उन्होंने, क्योंकि मुझे याद है कि किसी वाटर बॉडी में ये अपने परिवार के साथ गए थे, वहाँ ये घटनाक्रम हुआ। तो एक ऐसा व्यक्ति ज़रूर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री होने जा रहा है जो राजनीति और जीवन के तमाम उतार चढ़ाव को देखते हुए आगे बढ़ा है। जी, मुझे लगता है निश्चित रूप से एकनाथ जी जमीन से जुड़े, जैसा आपने बताया कि ऑटो चालक से लेकर के, तो एक तपे हुए और बहुत संघर्षों से निकले हुए राजनेता हैं। और भारतीय राजनीति में इस तरह की कई मिसालें हमको दिखती हैं कि लोग बहुत जमीनी स्तर पे उठ करके और बड़े संघर्षों के बाद ऊंचे पद तक पहुंचते हैं। और राजनीति को इसीलिए हम एक जुआ भी कह सकते हैं कि जहाँ पे आपको कब तकदीर आपको किस शिखर पे ले जाएगी। हमें पता है, हमने ये भी पता है कि कैसे पीवी नरसिम्हा राव जहाँ पे टिकट कट चुका था, राजनीति से संन्यास ले लिया था और वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। तो इस तरह के उदाहरण हमारे को भारतीय राजनीति में बहुत देखने को मिलते हैं और ये एक अच्छे संकेत हैं। यदि हम प्रजातंत्र की दृष्टि से देखें तो ये निश्चित रूप से एक बड़ी बात है कि एक आम आदमी, बहुत जमीन से उठा आदमी कैसे शिखर के पद तक पहुंच जाता है। और लेकिन इसमें हम यदि देखें तो बहुत सारे सत्ता के दूसरे समीकरण भी हैं जो पूरी पृष्ठभूमि में है। और इसमें निश्चित रूप से बीजेपी एक जो पूरी रणनीति है उसका एक बड़ा लाभ एकनाथ जी को मिल रहा है। और बीजेपी का हम इसको मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं और एक नया प्रयोग भी कह सकते हैं। जी शरद जी, एक महत्वपूर्ण बात यह कि देवेंद्र फडणवीस ये कहते हैं कि एकनाथ शिंदे ने जो दावा पेश किया है अपने साथियों के साथ, वो बतौर शिवसेना के नेता होने के साथ पेश किया है। तो क्या इसमें आगे शिवसेना कोई पहलू उठा सकती है या कोई टेक्निकल पहलू आगे आ सकता है, क्योंकि फिलहाल सरकार भी शिवसेना की ही थी? देखिए, ये मसला निर्वाचन आयोग की दहलीज तक जाता है जी, और निर्वाचन आयोग दोनों ही दलों के तमाम दावों को, उनके इतिहास को, उनके इतिहास के तमाम तथ्यों को, दस्तावेज़ों को खंगालने के बाद जो उसका निर्णय आएगा वही मान्य होगा। और संख्या बल की दृष्टि से देखें तो जो धड़ा एकनाथ शिंदे जी के साथ खड़ा है वो ज़्यादा बड़ा धड़ा जाहिर तौर पर नज़र आता है। और यही वजह रही कि उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में जो 1 दर्जन से अधिक शिवसेना विधायक खड़े नज़र आए, सत्ता से उन सबको हटना पड़ा और उनकी सरकार गिरी। तो ये गेंद अब जाएगी, निर्वाचन आयोग क्या फैसला करता है, वो किन तथ्यों को आधार बनाता है कि मूल तौर पर ये जो शिवसेना है उद्धव ठाकरे जी की शिवसेना वास्तविक है, क्योंकि उसका संबंध बाला साहब ठाकरे से रहा है और बाला साहब ठाकरे ने ये उनके बाद जो कमान संभाली वो उद्धव ठाकरे ने संभाली। तो ये किस तरह से आगे चीज़ें जाती हैं, लेकिन इसके जो राजनीतिक निहितार्थ हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। देखिए, बीजेपी के मन में ये पीड़ा थी कि आप हमारे सबसे पुराने गठबंधन के दल हैं,
लेकिन मुख्यमंत्री पद की होड़ को लेकर, क्योंकि जो बात पिछले इलेक्शन में देखी गई वो यही बात थी कि देवेंद्र फडणवीस के नाम पर शिवसेना सहमत नहीं थी और उनका कहना था कि मुख्यमंत्री तो हमारा होगा। अगर यही फैसला उस समय उद्धव ठाकरे के पक्ष में बीजेपी कर लेती तो बीजेपी आज सत्ता में भी होती और ना उद्धव ठाकरे या शिवसेना को ये दिन देखना पड़ता। लेकिन उस समय दोनों के मन में द्वंद्व था, दोनों ही एक दूसरे से असहमत थे। बीजेपी की दृष्टि ये थी कि हम सबसे बड़े दल हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी हैं, 106 विधायक हमारे हैं, आपके तो 55 ही विधायक हैं, 55-56 विधायकों की संख्या है, और एनसीपी और कांग्रेस को भी मिला लिया जाए तब भी संघर्ष करते हुए ही नजर आएंगे। लेकिन ये सहमति नहीं बन पाई और यही वजह थी कि बीजेपी ने उस पीड़ा का निदान निकालने के लिए 2.5 साल का समय, 2-2.25 साल का समय जरूर लिया। लेकिन अब उसने शिवसेना के इन दोनों धड़ों के बीच में ये एक संघर्ष की स्थिति निर्मित कर दी है, जिसका अल्टीमेट बेनिफिट जो है वो बीजेपी को ही मिलेगा। यानी शिवसेना जब आपस में लड़ेगी, असली शिवसेना ये असली शिवसेना नहीं है, तो उसका फायदा किस राजनीतिक दल को होगा? क्योंकि मूल रूप से दोनों ही दल हिंदुत्व की विचारधारा के दल हैं। लेकिन क्या जनता उद्धव ठाकरे और उनके साथ जुड़े जो विधायक हैं उनको इस बात को लेकर क्या नकारेगी कि आपने हिंदुत्व की धारा से अलग जाने की कोशिश की? क्योंकि ये बार बार बात कही गई कि एकनाथ शिंदे और उनके साथ जो विधायक हैं वो कहीं ना कहीं इस पल्स को महसूस कर रहे हैं कि हिंदुत्व की सोच से हटने की वजह से उनका जो समर्थक मतदाता समूह है वो अब उनसे स्नेह नहीं रखता है। तो अल्टीमेट बेनिफिट इसका बीजेपी को हुआ। न सिर्फ वो अब सरकार का हिस्सा होने जा रही है, बल्कि 2-2.5 साल बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में भी मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा लाभ की संभावना बीजेपी को ही है। जी अच्छा जी, कुछ महत्वपूर्ण सवाल जो पिछले 10 दिनों से हमने ये लगातार ये सिनेरियो देखा है उसमें से कुछ मन में आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे, अगर हम इसको थोड़ा मध्य प्रदेश से जोड़कर देखें तो जिस तरह से सिंधिया नाराज थे, इधर एकनाथ शिंदे नाराज थे। सिंधिया नाराज थे तो उनका एक बड़ा वर्चस्व था, उनके साथ कई लोग ऐसे थे जो सीधे तौर पर बतौर महाराज भी वो उनकी कह सकते हैं उन पर विश्वास करते थे या उनके समर्थक के तौर पर थे। यहाँ एकनाथ शिंदे की भूमिका देखिए, फिर उन सब लोगों का एकनाथ शिंदे को पर भरोसा जताना, ये एक बड़ा सवाल। और केवल एकनाथ शिंदे पर भरोसा जताकर उस शिवसेना से भी बैर ले लेना, जो कि हम तस्वीरों में देख रहे हैं। आप देखिए कि निर्दलीय तक के घर तोड़ दिए जाते हैं, वहाँ जो है आगजनी तक हो जाती है, कहीं लाठी डंडे बरसाए जाते हैं, उस शिवसेना से भी बेर लेना है। यानी कि तमाम पहलुओं को सोचकर, समझकर, साधकर ये फैसला लिया गया होगा। क्योंकि क्या एकनाथ शिंदे के पीछे जब इतने लोग खड़े हो गए और इतने लोगों का खड़ा होना और सरकार के लिए फिर आगे बढ़ना और अपनी ही पार्टी से टूट कर आना, जरा इसे समझना चाहूँगा। देखिए, सरकार एक बड़ा गजब का शब्द है। सरकार जी, आप ही समझते हैं, जब हम किसी को बहुत आदर से बुलाते, अरे सरकार, आपसे मैं क्या दाएं बाएं होके चलूंगा क्या? पुरानी हिंदी फिल्मों में अक्सर मुंशी नाम का जो एक चरित्र होता था, वो किन्हीं फ्यूडल जो पात्र होते थे, जमींदार या राजशाही का प्रतिनिधित्व करने वाले, उनके सामने वो यही कहता था, अरे सरकार मेरी क्या मजाल। अब ये सरकार जो है ये एकनाथ शिंदे और बीजेपी की सरकार है। इसीलिए इसमें अब आप ये चीज सोचें कि घर तोड़ दिए जाएंगे, अगर ये कोशिश होगी भी तो उसका बहुत जबरदस्त तरीके से जवाब भी उन लोगों को मिलेगा। और मैं नहीं समझता कि कोई भी राजनीतिक दल, उसके कार्यकर्ता शायद छुटपुट विरोध या इस तरह की किसी घटना में इंडल्ज हो सकते हैं, लेकिन कोई भी बड़ा नेता ऐसा करके अपने राजनीतिक अस्तित्व को दांव पर नहीं लगाएगा। तो ये बात तो हो गई किनारे कि अब इसका कहीं कोई हिंसक प्रतिरोध या घरों में तोड़फोड़ या धमकी के तौर पर सामने आएगा। राजनीति और लोकतंत्र एक ही बात कहता है कि आप में दम है तो अगला चुनाव जीत कर आइए, सत्ता में लौटिए। इसी पर मैं जय जी की एक रिएक्शन जरूर लेना चाहूंगा। जय जी, आप किस तरह देखते हैं, अब क्या रणनीति हो सकती है उद्धव ठाकरे और उनके साथ जो शिवसेना का दल है? अभी तो घोर निराशा में डूबे हैं, ठीक से प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आ रही है। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे से ही ये स्पष्ट हो गया था कि फ्लोर पर जाने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाई है उद्धव ठाकरे सरकार। जी, ठाकरे परिवार में यह दूसरा विघटन है। पहले राज ठाकरे और उद्धव जी के बीच में हुआ और शिवसैनिक जो है वो उद्धव ठाकरे के साथ खड़े हुए।
अब बड़ी चुनौती उद्धव ठाकरे के सामने है कि जो अपने शिवसैनिक है, जो संगठन है, उस पर वो किस तरह से अपनी पकड़ बरकरार रखते हैं। और एकनाथ जी के सामने ये बड़ी चुनौती होगी कि वो उस संगठन पर कैसे, आज उन विधायक जरूर उनके साथ हैं, हो सकता है वो कुछ समझौतों के साथ किसको क्या पद मिलेगा या इस प्रलोभन के साथ उनके साथ हो, लेकिन संगठन में जो आदमी बैठा है वो सीधे सीधे अभी लाभान्वित होने की स्थिति में नहीं है। उसको वो करना तब जाकर के आप पार्टी को खड़ा कर पाएंगे। तो दोनों के सामने चुनौतियां अलग हैं और ये बात सही है कि असली शिवसेना कौन, ये एक बड़ा सवाल अगला होगा और जिससे सामना जो है वो उद्धव ठाकरे जी का भी होगा और खड़से जी का भी, एकनाथ जी का भी होगा। और इसमें कोई दो राय नहीं कि यदि हम रणनीतिक तौर पे देखें तो इस शतरंज की बिछाद पर आज बीजेपी फायदे में दिखती है और इसके टूटन का फायदा निश्चित रूप से अगले चुनाव में हम मान सकते हैं कि बीजेपी को मिलेगा। बिल्कुल जय जी, आपने ठीक है। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं संविधान संबंधी मामलों के, खासतौर से संसदीय संविधान संबंधी मामलों के जानकार और मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व प्रमुख सचिव का दायित्व निभा चुके भगवान देव इसरानी जी, बहुत स्वागत करता हूं सर आपका। हाँ भाई साहब नमस्कार। जी नमस्कार। मैं जानना चाहूंगा सर कि अब ये जो शिवसेना के हक को लेकर जो लड़ाई है, अब क्या ये निर्वाचन आयोग की दहलीज तक पहुंचेगी? और चूंकि ये दल बदल तो कोई मायने, इस मायने में कहीं दल बदल की चुनौती में नहीं आता कि एक बड़ा फैक्शन है, तो अब ये शिवसेना ए और बी जैसी किसी घटना, इस पर थोड़ी रोशनी डालिए। नहीं, अब ये तो जो एकनाथ शिंदे हैं, ये इनके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो नया दल बनाते हैं। जैसे एक मान लीजिए शिवसेना बाला साहेब जैसा वो सुनने में आ रहा था जी, कोई नया दल नए नाम से बनाते हैं या वो इसी पे दावा अपना ठोकते हैं। लेकिन इस पे दावा ठोकने का ये देखिए एक दूसरी बात है कि भाई देखिए, पार्टी एक अलग चीज है और विधायक दल एक अलग चीज है जी। ये टूट फूट जो हुई है विधायक दल में हुई है, न कि पार्टी में जी। अब पार्टी के जितने भी जिलाध्यक्ष हैं या उनके जो पार्टी का कैडर है जी, वो किसके साथ जाता है, इस पे अब डिपेंड करेगा कि सही शिवसेना किसके साथ जाएगी जी। अगर वो पार्टी के लोग जो भी हैं वो, अगर जैसे अभी पता चला था कि पेपरों में ही पढ़ा था कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई तो उसमें सब लोग पहुंचे थे और वगैरह वगैरह, उन्होंने कोई निर्णय लिए कि इनको निकालो, ये करो, वो करो, वगैरह वगैरह। तो अगर पार्टी शिवसेना की पार्टी जो है उद्धव ठाकरे के साथ है, सारे जो उनके पार्टी के पदाधिकारी हैं वो साथ में हैं, तो निश्चित रूप से उसका फायदा उद्धव ठाकरे को मिलेगा। और अगर इस टूटन का लाभ जी एकनाथ शिंदे को मिलता है, वो कुछ पार्टी के लोगों को ले आते हैं और वो दावा करते हैं कि साहब पार्टी भी मेरे साथ है, तो फिर निर्वाचन आयोग को ये देखना होगा कि कैसे कौन इसका वास्तविक अधिकारी है। अभी की स्थिति ये है कि अभी विधायक दल में टूट फूट हुई है, पार्टी की कोई ऐसी टूट फूट सुनने में नहीं आई है, तो अभी वो स्थिति नहीं है। लेकिन अब ये सरकार बनने के बाद टूट फूट अगर शुरू होती है और एकनाथ शिंदे कुछ ऐसा काम करते हैं कि सारे पार्टी के वर्कर्स और उनके जो पदाधिकारी हैं उनको सपोर्ट करते हैं और वो चुनाव आयोग में दरखास्त देते हैं, तो निश्चित रूप से उद्धव ठाकरे को नुकसान होगा, यानी ओरिजिनल शिवसेना को नुकसान होगा। ऐसा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर सर ये नहीं जाते हैं एकनाथ शिंदे सिंबल मांगने के लिए कि शिवसेना का सिंबल, वास्तविक सिंबल जो है वो हमें अलॉट किया जाए, तो हम, और उधर से वो भी कोई चुनौती इसको निर्वाचन आयोग में नहीं देते हैं, तो ये शिवसेना शिंदे और शिवसेना उद्धव ठाकरे इसी नाम से पहचानी जाएगी, जैसा होता है आमतौर पे इस तरीके। शिंदे के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो नाम क्या रखते हैं वो। जी 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 जी। ये शिवसेना का नाम वो क्या रखते हैं, वो शिंदे के ऊपर डिपेंड करेगा कि वो शिवसेना शिंदे रखते हैं या शिवसेना बाला साहब रखते हैं या शिवसेना नई शिवसेना रखते, जो भी वटेवर वो जो चाहते हैं, वटेवर दे वांट जी जी, इट्स डिपेंड ऑन देम कि भाई वो क्या नाम रखना चाहते हैं, क्या नाम ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। आखिरी सर शिवसेना का नाम वो रखना भी जी जी, एक बहुत छोटा नहीं रखना चाहते हैं। छोटा सा सवाल, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाह रहा था कि निर्वाचन आयोग किस आधार पर तय करता है, अगर इनकी पूरी जिला इकाइयां, इनकी कार्यकारिणी, तमाम चीजें अगर किसी एक नेता के साथ खड़ी नजर आती है, तो क्या ये एक बड़ा फैक्टर होता है या यही बड़ा फैक्टर होता है? यही सबसे बड़ा फैक्टर होगा। देखिए विधायक दल में टूट फूट का ये पहला मामला नहीं है, कितने हो चुके हैं, अभी हाल में ही कर्नाटक में हुआ है या अभी मध्य प्रदेश में हुआ है, वगैरह वगैरह होता रहता है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये होता रहा है ना। विधायक दल में टूट फूट पार्टी की टूट फूट नहीं है जी जी। पार्टी की टूट फूट अगर होती है, अगर शिंदे पार्टी में टूट फूट करते हैं और पूरा उनके साथ जाती है,
तो निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग को सोचना पड़ेगा कि वास्तविक शिवसेना कौन सी है। ये दावा अगर ये लोग करते हैं और पार्टी के सारे नेता जो भी अधिकांश हैं या बहुमत वाला उनका उन पर देता है, तो ये विचार शुरू होगा कि साहब इनको सिंबल किसको दिया जाए न दिया जाए, नाम क्या रखा जाए, ये सब बातें बाद में आएंगी। आपने एक बहुत जी जो निर्णय है, जो निर्वाचन आयोग के निर्णय का जो आधार होगा वो पार्टी होगी, न कि विधायक दल। आपने बहुत हमारे महत्वपूर्ण मन में जो सवाल थे उसका आपने उत्तर दे दिया इसरानी जी, बहुत शुक्रिया करता हूं, बहुत धन्यवाद करता हूं। तो देखिए, एक संविधान विशेषज्ञ के नाते उन्होंने बड़े प्रश्न का उत्तर दे दिया। और इस दृष्टि से अगर देखें, हालांकि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, लेकिन उद्धव ठाकरे का पलड़ा भारी दिखता है। अगर आप शिवसेना के सिंबल या मूल शिवसेना जैसे किसी दावे की तरफ आप चलते हैं, क्योंकि पार्टी पर एक जो होल्ड है, चाहे वो राष्ट्रीय उनकी कार्य समिति हो या फिर क्योंकि ये तोड़फोड़ जो हुई है ये विधायक दल में हुई है, ये पार्टी एज अ होल में नहीं हुई है शिवसेना महाराष्ट्र में। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जिसका उत्तर हमें मिला है कि इस दृष्टि से देखें तो पल्ला भारी दिखता है उद्धव ठाकरे का। जी विजय। और वाकई ये जिस तरह से बगावत उन्होंने पहले की और फिर बगावत से अब बादशाहत तक पहुंचे हैं, तो इस बगावत से बादशाहत का जो सफ़र है उसके बाद का सफ़र ज़रूर आपने जिस तरह से कहा कि वो थोड़ा कठिन होगा, लेकिन पार्टी किसके साथ जाती है, अभी तो फिलहाल विधायक हैं, कार्यकर्ता किसके होते हैं, शिवसेना के या कोई नई शिवसेना बनती है, आगे ये ज़रूर हम नज़र बनाए रखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सभी लोगों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत के लिए। तो फिलहाल फैक्ट यही है कि देवेंद्र फडणवीस का बड़ा बयान, एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के अगले सीएम होंगे और कुछ देर बाद यानी कि कुछ मिनटों बाद वो सीएम पद की शपथ लेते हुए नजर आ सकते हैं। फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।